गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाओं की और उनके वितरण की। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि मृदाएं क्या होती हैं। मृदा पृथ्वी सतह की वह ऊपरी परत है जो कि अपक्षयित चट्टानों और मृत जीव जंतुओं और पौधों के अवशिष्ट भाग, जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं, उनके द्वारा बनती है। इनके अलावा मृदा में जल, वायु और लिविंग थिंग्स, जिनमें वर्म्स खास तौर से जो कीट मकोड़े इसके अंतर्गत विद्यमान होते हैं। जो भी वृक्ष हैं या फसलें हैं, उनको बढ़ने के लिए, परिवर्धित होने के लिए मृदा की आवश्यकता होती है। मृदा ही प्लांट्स में, पौधों में पानी और अदर न्यूट्रिएंट्स, अन्य पोषक तत्व सप्लाई करती है, जिसकी वजह से पौधा परिवर्धित हो पाता है, ग्रो कर पाता है। मृदा की संरचना किस प्रकार की होगी, ये कुछ विशिष्ट कारकों पर निर्भर करता है। इनमें सर्वप्रथम है पेरेंट रॉक। जिस चट्टान के अपक्षयित होने से मृदा बन रही है, उनके पार्टिकल्स बन रहे हैं, वो चट्टान किस प्रकार की है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनमें किन मिनरल्स की प्रधानता है, वो सभी गुण मृदा में भी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार वहाँ पर रिलीफ कैसा है, उच्चावच कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, इसकी वजह से जो मृदा है उसका जल ग्रहण क्षमता और साथ ही साथ उसकी मोटाई भी, अगर ज़्यादा स्लोपी है, अगर पर्वतीय भाग है, तो वहाँ पर छिछली पतली परत पाई जाएगी मृदा की, जबकि मैदानी भाग है, जलोढ़ भाग है, तो बहुत मोटी मृदा की परत मिलेगी। इसी तरह से ह्यूमस कंपोजिशन के लिए किस प्रकार का उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे वहाँ पर हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, टाइम कितना समय निर्धारित करता है कि उस मृदा की मोटाई कितनी होगी, और क्लाइमेटिक फीचर्स यानी कि जलवायु संबंधी जो कारक हैं जैसे तापमान, वर्षा, ये वेदरिंग के यानी अपक्षय और ह्यूमस के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इस आधार पर मृदा का संगठन और मृदा की उर्वरता निर्धारित होती है। अब हम मृदा के स्तरीकरण की बात करते हैं। जैसा कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में ये चीज़ देख चुके हैं कि मृदा ओ होराइजन, सबसे ऊपर ओ होराइजन्स होता है, जो कि पार्शली, आंशिक रूप से डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इसमें होते हैं। इसके बाद में ए होराइजन, एक क्षितिज, जिसमें टॉप सॉइल भी कहा जाता है, इसमें ह्यूमस, लिविंग क्रिएचर्स और अजैविक तत्व होते हैं। इसके बाद में एलिवेटेड होराइजन, ई होराइजन, जिसमें लीचिंग यानी कि अपक्षालन, इससे जो जल के कारण, जल की अधिकता के कारण जो मिनरल्स हैं वो नीचे परकुलेट कर जाते हैं, और जो मिनरल्स हैं वो नीचे की तरफ यानी बी सी सबसॉइल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है बी सबसॉइल भी कहलाता है, जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम, क्योंकि जो ई होराइजन से लीचिंग के द्वारा आ गए वो मिनरल्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं। और इसके बाद में सी पेरेंट रॉक, वेदर्ड पेरेंट रॉक, जो कि विदर अपक्षयित होने वाली जो पेरेंट रॉक है, जो पैतृक चट्टान है जिसके अपक्षय से मृदा बनी है, वो यहाँ पर विद्यमान होगी। और लास्ट में बेड रॉक, जो आधार चट्टान है, इसे आर से कोट किया जाता है। अगर हम भारत में इनके वितरण की बात करें, प्रकारों को देखें, तो मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं। पहला है एल्यूवियल यानी जलोढ़ मृदा जिसे हम कहते हैं। ये पोटाश और लाइम यानी चूने में रिच होती है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसमें मुख्य रूप से रबी और खरीफ की फसलें जैसे कि गेहूँ, चावल, गन्ना और कॉटन, कपास, जूट आदि पर्याप्त मात्रा में परिवर्धित होते हैं। और जिन स्टेट्स में ये पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से गैंगटिक एलुवियन प्लेन, जिनकी बात हम कर सकते हैं, जिनमें गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। दूसरे आती है ब्लैक सॉइल, जैसा कि हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर भी बात की थी कि ये
जहाँ एल्यूवियल सॉइल, जिसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं ये नदियों द्वारा लाई गई, जमा की गई मृदा है, बहुत ही फर्टाइल होती है, ये बात इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, रेगर मिट्टी भी कहते हैं, हमने डेक्कन ट्रैप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, डेक्कन ट्रैप, जो कि ज्वालामुखी के इरप्शन के बाद जो उनकी आग्नेय चट्टानें थी, उनके डिकम्पोजिशन से, उनके अपक्षित होने से जो मृदा बनती है वो है ब्लैक सॉइल। इसके ये रिच होती है चूने, लोह तत्व की वजह से ही इसका रंग काला होता है, मैग्नीशिया, एल्यूमिना और पोटाश में, और कमी है इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, जैविक तत्व भी कम होता है। इसमें कपास, गन्ना, ज्वार, टोबैको, वीट और राइस मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं। डेक्कन प्लेटू का जो पार्ट है, जो हमने बात की थी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कृष्णा और गोदावरी घाटी में मुख्य रूप से मिलती हैं। ये इसे कपास की क्षेत्र, कपास की पेटी के रूप में भारत में जाना जाता है। मूंगफली भी यहाँ पर उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट जो आता है वो है रेड सॉइल, आयरन और पोटाश में प्रधानता है और इसी वजह से इसका रंग लाल है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। वीट, राइस यानी कि गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना और दालें यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। इसके जो प्राप्य क्षेत्र हैं वो डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट, मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, मिडिल गैंगटिक प्लेन के दक्षिणी भाग में ये मुख्य रूप से मिलती है। नेक्स्ट है लिटराइट सॉइल, आयरन ऑक्साइड और पोटाश में ये रिच है। ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें भी कम मिलते हैं, नाइट्रोजन कम है, फॉस्फेट कम है और कैल्शियम कम है। जो मुख्य रूप से क्रॉप प्रोडक्शन है वो कैश्यू यानी काजू, नट्स, टी, चाय, कॉफ़ी और रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम और ओडिशा हिल्स में ये मुख्य रूप से विद्यमान है। कोस्टल एरिया में खासतौर से मिलती है और इसमें इसका जो मुख्य रूप से, क्योंकि जहाँ पर एक बात आप देखें यहाँ पर, जहाँ वर्षा ज़्यादा है उन क्षेत्रों में लीचिंग जहाँ पर ज़्यादा हो रही है वहाँ पर ये सॉइल मुख्य रूप से मिलती है, क्योंकि लीचिंग की वजह से मिनरल्स नीचे चले जाते हैं, तो ये लेटराइट सॉइल का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट एरिड और डेजर्ट यानी कि मरुस्थली जो मृदा है, ये इसमें सॉल्यूबल सॉल्ट्स और फॉस्फेट प्रमुख हैं और कमी है ह्यूमस और नाइट्रोजन की। ये एक ड्राउट रेजिस्टेंट मतलब कि कम पानी में भी सरवाइव करने वाली जो फसलें हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है, जैसे बाजरा है, कपास है, मिलेट्स है, मोटा अनाज है, मक्का है, ये इसके अंतर्गत मुख्य हैं। पश्चिमी राजस्थान, नॉर्थ गुजरात और सदर्न पंजाब के बीच ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। देखिए, अगर इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति हो, सिंचाई की अगर पर्याप्त सुविधा हो तो यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, जैसा कि इंदिरा गांधी केनाल प्रोजेक्ट के क्षेत्र वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सलाइन सॉइल यानी कि लवणीय जो मृदा है, लवणीय मृदा, और मुख्य रूप से जो सोडियम एल्कलाइन में रिच है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम में ये कमी है इनमें, और मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, कैल्शियम जो एग्रीकल्चर के लिए अनफिट मानी जाती है, ये मुख्य रूप से पश्चिमी गुजरात, ईस्टर्न कोस्ट का डेल्टा, सुंदरबन, यहाँ पर मार्शी जो टाइप की दलदली प्रकार की जो मृदा है वो सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल, पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से जो सलाइन सॉइल है वो देखने को मिलती है। ये मेजर क्लासिफिकेशन को बताने वाला मैप है। मैं चाहती हूँ आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको चार्ट फॉर्म में इसको बनाने में सुविधा हो, याद करने में सुविधा रहेगी। और इस मैप का भी, जो मैप आपको मैं दिखाती हूँ, मैप का कोशिश करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिसकी वजह से आप अपना शेडिंग में अलग अलग कलर्स में इस मैप को बता दीजिएगा, जिसमें सॉइल टाइप आप कोट कर सके, बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जो सॉइल से संबंधित समस्याएं हैं। देखिए, मृदा देखिए हम जिस रिसोर्सेज की बात करते हैं, जब संसाधनों की बात करते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मृदा की उर्वरता एक सतत संसाधन नहीं है, उसे प्रिजर्व करना होता है, उसकी उर्वरता को संरक्षित करना होता है।
ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कि मृदा की उर्वरता को नुकसान पहुंचाते, डिग्रेड करते हैं। इनमें फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक, जैविक और केमिकल, रासायनिक कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि मनुष्य लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है, लगातार नगरीकरण के कारण सड़कें कंक्रीट जंगल्स जैसे बन रहे हैं, उसकी वजह से लगातार पेड़ पौधे कटने से जो उनकी जड़ों में जो ग्रिप में मृदा बंधी रहती है वो ग्रिप खत्म होती है। जब वर्षा आती है, पानी का प्रवाह होता है, तो वो मृदा बह के चली जाती है और मृदा इस तरह से धीरे धीरे उसकी लेयर छिछली होती चली जाती है। तो डिफॉरेस्ट्रेशन, बायोमास बर्निंग, जो बर्न किए जाते हैं, जिनके कारण मृदा की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। क्रस्टिंग, क्योंकि सरफेस पे सीलिंग हो जाती है, सरफेस क्रस्टिंग, पपड़ी जम जाती है, इसकी वजह से रन ऑफ वाटर बढ़ता है और बह कर चले जाने वाला जल यानी परकुलेट नहीं हो पाता मृदा अंदर, उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग भी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक्सेसिव एनिमल, ह्यूमन एंड मशीन ट्रैफिक ओवरग्रेजिंग, जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उनके ट्रैफिक के बढ़ते लगातार, और इनके जो जीव जंतुओं के अतिचारण के कारण भी जो क्रॉप्स हैं, ये प्लांट्स हैं, उनके हटने से बहुत ज़्यादा मृदा को नुकसान होता है। रिडक्शन इन प्रोपोर्शन इन स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एग्रीगेट्स, सरफेस सब सॉइल और जो सरफेशियल सॉइल है, जो ह्यूमस पार्ट है, वो हट जाता है। इसकी वजह से इरोजन बढ़ता है, वाटर और विंड इरोजन मुख्य रूप से बढ़ता है। वाटर लॉगिंग बढ़ जाती है, पानी के एकत्र होने से जो लगातार, जब पानी जल म्लानता कहते हैं, जब पानी भी ज़्यादा, देखिए सॉइल में बहुत 50-50 का रेशियो होता है, सॉइल में एयर और वाटर दोनों का 50-50 है। अगर इनका रेशियो गड़बड़ाएगा तो वो सॉइल या तो बिल्कुल जल और वायु रहित हो जाएगी, जिसके कारण वो क्रॉप के लिए, प्लांटेशन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाएगी। इसी तरह दूसरा आता है केमिकल। जब हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, अगर पुअर क्वालिटी की वाटर से, अच्छी क्वालिटी नहीं है, उसमें हाई मिनरल्स हैं, और उनसे अगर इरिगेशन हो रहा है तो सैलिनाइजेशन होगा, यानी मृदा में जो लवण है वो एकत्रित होंगे, जिसके कारण जो ऊपर की उसकी सरफेस है उसके सलाइन इकट्ठे होने से, लवण इकट्ठे होने से उसकी फर्टिलिटी कम होगी। इसी तरह से अगर बिल्कुल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट जो होंगे वो डिप्लीट हो जाएंगे, यानी मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और इनके कारण उसका जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, जो जैविक तत्व हैं, वो भी कम हो जाएंगे, और इसकी वजह से सॉइल जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी। या फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज़ होना भी ठीक नहीं है, इसकी वजह से एसिडिफिकेशन या यूट्रिफिकेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर हो जाएगा उसका, या तो वो बहुत अम्लीय हो जाएगी या बहुत क्षारीय हो जाएगी। दोनों स्थितियाँ प्रोडक्शन के लिए अच्छी नहीं हैं। इसके अलावा अर्बन वेस्ट, अगर नगरीय और इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर सॉइल में डाले जाएंगे तो वो मृदा, उसमें हैवी मेटल्स कंटामिनेशन हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, जिसके कारण जो मरकरी और लेड हैं वो उसके जो मृदा की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाएंगे। और तीसरा आता है बायोलॉजिकल रिमूवल ऑफ बर्निंग रेजिड्यूज, जो बचे कुचे जो खूंटे, या यूँ कह सकते हैं हम, जो कई बार जो फसल के जो बचे हुए फसल काटने के बाद जो खूंटे रह जाते हैं शेष, उन्हें जलाने से उनके कारण सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन डिप्लीशन हो जाता है, और मिनरलाइजेशन यानी सॉइल में जो मिनरल्स हैं उनका रिडक्शन होता है, कमी होती है। ऑर्गेनिक इनपुट्स का बिल्कुल यूज़ नहीं होता तो भी सॉइल में डाइवर्सिटीज़, सॉइल में जो प्रोडक्टिविटी उसमें कमी आती है। इसके अलावा मोनोकल्चर, एक जैसी अगर फसल उगाते हैं तो भी लगातार जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं। इस तरह सॉइल रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स हैं, कई बार प्रश्न इसके ऊपर भी आ जाता है कि भारत में मृदाओं के वितरण और संबंधित समस्याओं पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है। ये लास्ट जो स्लाइड है इसमें मैंने आपको फोटो में दिखाया है कि रेड सॉइल कैसी दिखती है, ब्लैक सॉइल कैसी दिखती है, एरिड सॉइल कैसी दिखती है, एल्यूवियल जलोढ़ मृदा, लेटराइट और सलाइन सॉइल जिसमें वाइट लेयर ऊपर देख सकते हैं, वो लवणीय मृदा कहलाती है। आशा करती हूँ कि ये
आपको भारत में जो सॉइल्स हैं उनको समझने में ये वीडियो मदद करेगा। इसमें प्रश्न जैसा कि मैंने आपको बताया इसी हिसाब से आप इसे लिखिएगा कि भारत में मृदा वितरण और संबंधित समस्याओं पर विस्तार से लेख लिखिए मानचित्र सहित। देखिए मानचित्र एमए में कहीं मानचित्र का वर्णन अगर नहीं भी आता है तो भी आपको मानचित्र ज़रूर बनाना है। इसके लिए आप आपके एग्ज़ाम में स्टेंसिल जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो अलाउड है, या आप अपना हाथ से मैप की तैयारी खुद कर सकते हैं। उस पर आप सब मैप्स को, भारत के सारे मैप्स जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने हैं उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।